Musically yours, completely yours. FM Rainbow 102.6 megahertz की फ्रीक्वेंसी. Well, you are with me, RJ आरती मल्होत्रा. आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ और धूमधाम हम कर ही चुके हैं अपने प्रोग्राम में. और प्रोग्राम का नाम है दोस्त परवाज़ है काम तेरा. और जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि परवाज़ है काम तेरा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सलाम करते हैं उन जज्बों को, उस मेहनती लोगों को, ऐसे पैशनेट लोगों को जिन्होंने ये साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि जी हाँ मैं हूँ. और ऐसे ही जब बात आती है नारी की तो दोस्तों कहते हैं कि वह ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकृति है, पृथ्वी है, क्योंकि वही तो आधी दुनिया और पूरी स्त्री है. और दोस्तों कहते हैं कि जब ये जुनून किसी नारी के सर पे चढ़ जाता है, किसी भी फीमेल के सर पे ये जुनून चढ़ जाता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है और ये दुनिया मेरे नाम से जानी जाए और ये मुझे जाने, तब निकल कर आती हैं ऐसी प्रतिभाएं. और ऐसी ही एक जिसे कहें एमिनेंट पर्सनालिटी हमारे साथ आज फोन लाइन के माध्यम से जुड़ी हुई है. एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही जाना माना नाम है और सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करती हूँ. हेलो. हाँ जी, माधवी बोर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर. थैंक यू सो मच जी. और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, माधवी बोर से जयपुर से है, रेनाउंड एजुकेशनिस्ट है, एडुटेनमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड स्मार्ट क्लासेस चलाती हैं, साथ ही सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, पीटी मेंटोर हैं, प्रोफेशनल ऑनलाइन इंग्लिश कोच है, कॉर्पोरेट एंकर है, ऑथर है और इसी के साथ ही बहुत सारे अवार्ड्स के साथ इनको नवाजा गया है. स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, बेटी एक लक्ष्य फाउंडेशन की ये स्टेट प्रेसिडेंट है, नेशनल सेक्रेटरी है NCWDC की और फिलैंथ्रोपिस्ट है. और माधवी, इतनी सारी चीजें, इतना कुछ आपने किया है तो ये आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. ये जो आपकी जो हंसी आई है ना, ये जो आपने मुस्कुरा के इस बात का जवाब दिया है, तो ये मुस्कुराहट यही कहती है कि दोस्त इस हंसी के पीछे बहुत सारा दर्द, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी खुशी है. खुशी ये है कि उस मेहनत से निकलकर मैं यहाँ तक आ पहुंची और अपना मुकाम बना चुकी हूँ. तो माधवी, आपसे अगर आपकी जर्नी की बात करें तो शुरुआत हुई बचपन में ही, आपकी एक हार्ट सर्जरी हुई और उसके बाद भी जब आपने आगे पढ़ाई की और उसके बाद जब आपने अपनी फैमिली एस्टैब्लिश की, आपकी शादी हुई, तो वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें आई. तो क्या था वो सफर? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन में हर एक पल को पूरी तरह से जीना चाहिए जी. और चाहे वो पैशन में हो, हॉबी हो, हाइजीन, फिटनेस, फैमिली के साथ मतलब प्रोडक्टिव बनाना चाहिए. और हम सब कुछ भी मतलब बिना संघर्ष के तो कुछ नहीं पा सकते ऑफ कोर्स. तो जिंदगी का नाम ही संघर्ष है. तो मैंने भी बहुत छोटी सी उम्र में ही संघर्षों का सामना किया. 13 साल की उम्र में मेरी बाईपास सर्जरी हुई, हार्ट ऑपरेशन हुआ. फिर अगले साल मुझे पूरे चेस्ट में निमोनिया हो गया. उसके अगले साल फिर से मेरी बहुत तबीयत खराब हुई. उनमें छोटी सी वीकनेस थी पर डॉक्टर ने बहुत हाई पावर की मेडिसिन दे दी थी. उसी के कारण मुझे वो बहुत बढ़ गया. 1-2 साल बाद मुझे अस्थमा हो गया. पर इन सब के बीच मेरी पढ़ाई जारी रही. 22-23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई. कुछ कारणों की वजह से वह सफल नहीं हो सकी. उनमें से सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरा बीमार रहना. पर यह सब होने के बावजूद भी मैंने ना कभी पढ़ना छोड़ा, ना ही कभी किसी कार्यक्रम में भाग लेना छोड़ा और जिनमें भी लिया सफल रही. मुझे एक ही क्लास में 5 फर्स्ट प्राइजेस भी मिल चुके थे. 12th के बाद ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और फिर कभी नहीं रुकी. और क्योंकि आईसीयू को और अपने आखिरी वक्त को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है, इसी वजह से मुझे यह यकीन हो गया था कि जिंदगी का कोई भी पल आखिरी हो सकता है. तो हमें जिंदगी के हर पल को खुशी से, उत्साह से, पूरे आत्मविश्वास से जीना चाहिए. नहीं कि मुझे कभी दुख नहीं हुआ. एक लड़की के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसकी शादी टूट जाए. हालांकि पढ़ाई में अच्छे होने से और जो बचपन में बहुत से कंपटीशन में फर्स्ट आने पर मेरा नाम न्यूज़पेपर में देखकर मेरे माता पिता को बहुत खुशी रहती थी. बॉस होने के बाद
मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मैं उन्हें तकलीफ ही देने आई हूँ, कभी ऑपरेशन, कभी बीमारी और कभी डिवोर्स। मुझे यकीन था कि वक्त घाव को भर देता है, तो मैंने दर्द में जाने की जगह सुबह से रात तक अपनी मनचाही फील्ड में काम करने की शुरुआत की। पर जब मैं शाम तक घर आकर रात तक भी काम करने के बाद सोने जाती थी तो ये सब बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। इतना थकने के बाद भी बहुत सी रातें रोते हुए निकलती थी और एक वक्त पर खुद को समझाती थी कि इतना नहीं रोते, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और आज ये सच हो चुका है, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। दुख दर्द सिर्फ कहानी की तरह रह चुकी है मेरी जिंदगी में। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे मेरे वर्क को सब लोग मतलब एनकरेज कर रहे हैं। मुझे अपनी शैली में बहुत से अवार्ड आपने जैसे कहा मिले और प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं और अब मैं रिलैक्स रहती हूँ और अब मैं अपने आप को उल्टा समझाती हूँ कि इतना खुश नहीं होना है और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, कभी कभी हम कुछ और चाहते हैं और वैसा नहीं होता है, तो कहते हैं ना कि मन की हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो क्योंकि वो अच्छा। ऊपर वाली की मर्जी है। जी बिल्कुल, ऊपर वाली की मर्जी है। और मुझे आज समझ में आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। और हमें भी कुछ समझ में आया है आपसे बात करके, आपसे आपकी बात को सुनकर कि जिम्मेदारी संग माधवी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, और बहुत खूब कहा आपने, क्योंकि कोई भी आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत स्तंभ शायद इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, उस आदमी से बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता जो ऐसी महिलाओं के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। तो डेफिनेटली हम इस तरह के पुरुषों के, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो, किसी भी तरह से दोस्त के रूप में हो, किसी भी तरह से अगर आपके साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली वो भी प्रशंसा के पात्र है। लेकिन अगर कहीं से आपको, जैसे कि माधवी के साथ हुआ, अगर कहीं से भी आपको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से कम हैं या आप रुक जाएं या आपकी मेहनत नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है। नहीं, आप करके दिखा सकती हैं। तो माधवी, आपने एजुकेशन को अपना फील्ड चुना, एजुकेशन में आप आगे बढ़ी और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस टीचिंग को आपने जब अपना पैशन बनाया तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत सारे थे और अगर स्टार्टिंग में ही कहूँ तो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा चैलेंज था कि सेपरेट होकर आना और अब अपने आप को साबित करना, कुछ शुरू करना, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट होने के बाद ही एक लड़की आजादी से रह सकती है, वरना उन्हें एडजस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स कह दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स शुरुआत थी बिल्कुल एक मेरी छोटी बहन के साथ, मतलब हम दोनों ने मिलकर शुरू किया और इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, बट नेक्स्ट एक मंथ तक कोई भी नहीं आया था। और वो बहुत ही बुरा टर्न था कि हमने शुरुआत तो कर दी है बट अभी कोई भी नहीं है और बहुत से नेगेटिव चीजें सुनने को भी मिलती थी कि मेरे बेटे ने भी खोला था, मेरी बेटी ने भी खोला था, इंस्टीट्यूशन बंद हो गया एंड और, तो बहुत ऐसा दिल टूट सा रहा था कि पता नहीं क्या होगा। एक बार जब हम ऐसे जा रहे थे और जाते जाते मुझे मेरी फ्रेंड्स ने और मेरी सिस्टर ने कहा चलो पानी पूरी खा के आते हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आई एम जस्ट बिट अपसेट। तो वो कहते हैं कि नहीं एक दिन आएगा कि तुम नहीं खा पाओगी। तो मैंने सोचा जाने कब आएगा, बट वो आज आ चुका है ऑफ कोर्स। तो एब्सोल्युटली जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा चलो उधर चलते, वहां पर खाली है, क्योंकि टाइम मुझे बहुत ज्यादा सेव करना पसंद है। तो पर उन्होंने कहा नहीं, जहाँ भीड़ है वहीं चलेंगे, क्योंकि वहीं पर वही सबसे अच्छा होता है जहाँ पे भीड़ है। तो वहीं पर थोड़ा दिमाग दौड़ाया और जाती अपने स्वीपर से कहा कि भाई आपके मोहल्ले में जितने बच्चे उन्हें भेज दीजिए, कल से फ्री में पढ़ाया जाएगा उन्हें। बस तैयार करके भेजिएगा। और शुरुआत वहीं से हुई। तो ये तो मतलब एक शानदार स्ट्रैटेजी रही आपकी। सॉरी, मैं कहा ये तो एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी रही आपकी फॉर योर पीआर। वो 10 बच्चे थे आतिमा, 10 बच्चे, और वो 10 बच्चों से नेक्स्ट मंथ 100 बच्चे हो गए।
मैं आपसे कहूंगी वो जो स्वीपर्स के बच्चे थे वो 10 बच्चे उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको हम इतना सिखा चुके थे, इतना अव्वल बना चुके थे कि दे वर बेस्ट इन देयर वे। और ऑफ कोर्स हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम एड्यूटेनमेंट है, मतलब एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर सब कुछ ज्यादातर इंजॉयमेंट के साथ ही कोशिश होती है और मेहनत ज्यादातर टीचर्स को ही करनी होती है। तो मैं हमेशा इजीएस्ट पैटर्न को लेकर आती रहती हूँ। एंड व्हाट आई बिलीव कि जब स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान गाना सीखता है तो उसे गाने तो फटाफट याद हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं याद हो रहे, व्हाई दे आर टेकिंग एज अ बर्डन, उनके लिए पढ़ाई बर्डन क्यों हो गई है। तो इसी के लिए हमने एक PhD रिसर्च फ्रेमवर्क स्टार्ट किया। उस पर हमने बच्चों को बॉडी माइंड इंगेज करके पढ़ाना शुरू किया, गानों के थ्रू, रैप के थ्रू बड़ा पढ़ाना शुरू किया। एंड लेट मी टेल यू, आज मेरे बच्चे फिल्मी सॉन्ग्स की जगह पर पीरियोडिक टेबल गाते हैं, वर्ल्ड मैप गाते हैं, इंडिया मैप गाते हैं। एंड दैट्स व्हाट I love about it. So of course we have literally faced bit of the problem, but आज हम बहुत अच्छे अचीवमेंट पे पहुंच गए। Things are getting well, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ और बच्चे बहुत ही एंटरटेनिंग वे से सीख रहे हैं। मतलब आप बच्चों को पढ़ाई से लगाव है, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी। That's really amazing and बहुत ही मतलब सुनकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है कि किस तरह से आपने म्यूजिक का सहारा लेकर और एजुकेशन कोर्स में जोड़ा। और वाकई जहाँ पे एंटरटेनमेंट आ जाता है तो वहां पे इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इजी हो जाती है कन्वे करना। अब हम बात करते हैं माधवी जी, कोविड के टाइम पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा होगा। ऑनलाइन क्लासेस में आप, जहां पर आप ऑफलाइन थे, अब आप ऑनलाइन क्लासेस में आ गए। तो ऑफलाइन में फिजिकल प्रेजेंस में ये होता है कि आमने सामने बैठकर आप बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और वो फोकस्ड है, वो कर पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि मैं टीचर के सामने हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑन ऑफ करने के, वो आपको पता ही है। और इसी के साथ ही अगर मैं आपसे आपकी राय पूछूं कि ऑनलाइन क्लासेस व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि क्या चैलेंजेस आए जब आप ऑनलाइन पर स्विच हो गए, और दूसरा कि क्या बेनिफिशियल है बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी सिचुएशन आती है और जिसे हम बदल ही नहीं सकते, तो उसे तो हमें बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और दूसरा, रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो ये तो हम पहले ही स्विच कर चुके थे। बच्चों से भी, मतलब बच्चों के साथ साथ हमारा एक फोकस फीमेल्स पे भी था। हम फीमेल्स और बच्चों को ही इस क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो हाउ इट गोज की लाइक जब हमने फीमेल्स और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो हुआ ये कि हमारा यही था कि वो रेगुलरिटी पर रहे। तो बच्चे तो रेगुलर थे पर फीमेल्स रेगुलर नहीं हो पाती थी, क्योंकि आप जानते हैं एशियन कंट्रीज में और भी ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फीमेल अगर अनमैरिड है तो उसे मैरिड होना है, मैरिड है तो बेबी प्लान करना है, बेबी है तो छोटे छोटे बच्चे उनका ध्यान रखना है। फैमिली की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रह नहीं देती, और जिसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं वर्क के लिए बाहर निकल पाती, ना ही अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो कहीं से वर्क को लेकर कहे या ट्रेनिंग को लेकर कहे, कोई रेगुलर ही नहीं हो पा रहा था। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान की फेवरेट बच्ची हूँ। वो मेरी बातों को बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर मैं टेंशन में हूँ तो वो फटाफट मुझे कोई सोल्यूशन दे देते हैं, और अगर नहीं देते तो बाद में बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है। तो बस कुछ ऐसे ही था। एक दिन जब परेशान होकर बैठी और आई वाज फीलिंग कि मैंने तो ये बच्चों और फीमेल्स के लिए खोला है इंस्टीट्यूशन, बस मैं फीमेल्स ज्यादातर नहीं आ पा रही है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि हर फीमेल्स यहाँ पर एज इन जॉब भी करे और पढ़ भी सके, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। बट इमीडिएटली मेरे पास एक कॉल आता है एक फीमेल का, और ऋषि सर की मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने कहा आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मैं नहीं आ सकते और मुझे आप ही से सीखना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई एक सेमिनार में देखा था, तो वो एक रीजन था। तो मैंने कहा श्योर, और वहीं से मुझे ऐसा लगा कि चलिए। तो तभी हमने ऑनलाइन स्विच कर दिया था। और तब स्विच करते हुए बीच में लगता तो था पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट कोविड के टाइम पे समझ में आया कि गॉड ने पहले से ही बहुत तरीके से प्रिपेयर कर दिया हमें। और ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा चला। आज सारी फीमेल्स आराम से, इंडिया की कहूँ या एशियन कंट्रीज की कहूँ, सब घर बैठकर क्लासेस ले रही है, और यहाँ तक कि दे भी रही है। और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि वो जो टीचर्स क्लासेस दे रही है तो घर को भी संभाल पा रही है, और साथ ही साथ जॉब भी कर पा रही है, जो बहुत सी फीमेल्स का ड्रीम था कि हम कुछ कर सके, बट वो और साथ में फैमिली को भी संभाल सके। तो ये एक
एक ड्रीम कम ट्रू वाला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ तक कि इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट पूरे संसार की बात करें तो फीमेल्स को कहीं ना कहीं जैसे बेबी प्लान करना एक 9 मंथ का गैप होता है कि करियर ओरिएंटेड और एम्बिशियस फीमेल के लिए बैठ जाना इज लाइक उसके लिए बहुत बड़ा वो स्ट्रगल है। पर आज वो ये लाइक उसके लिए सोल्यूशन है कि वो आराम से घर बैठकर भी अब पढ़ा सकती है, स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकती है एंजॉयमेंट के साथ, और ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें मिल गया है। तो सच कहूँ तो मुझे कोविड में कुछ लाइक खास फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल बहुत अच्छे से चली, और ऑफलाइन मैं कहूँगी बिल्कुल ऑफलाइन जब सबसे ज्यादा अच्छा होगा हर स्टूडेंट के लिए। भले ही हम ऑनलाइन पढ़ाते, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पर स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है। डिजिटल थिंग्स आर लाइक इफ यू कुड से इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनके सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। हम हर वीक में उन्हें 2-3 वीडियोस बनाने के लिए देते हैं और उस कॉन्सेप्ट को देते हैं, तो इससे पेरेंट्स भी उनके साथ इंगेज रहते हैं और बच्चा डेवलप कर पा रहा है, और वो उनका कॉन्फिडेंस भी उससे बहुत इंक्रीज हो रहा है। जी बिल्कुल माधवी, आपने बहुत अच्छी बातें कही और काफी कुछ आपने बताया। बिल्कुल दोबारा हम जुड़ेंगे आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं जरूर ये बताऊं कि दोस्तों कहते हैं कि भाग्य भगवान भरोसे होता है, और भगवान भी उसी का भाग्य बदलते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। और बिल्कुल यही साबित करके दिखाया है माधवी बोरसे ने, जिसने ना खुद को संभाला, अपने को इस काबिल बनाया कि आज वो कितने लोगों की मदद, चाहे फिर वो बच्चे हों या उनके जैसी महिलाएं हों या फिर हाउसवाइफ्स हों जो कि प्रॉब्लम्स की वजह से, बच्चों की फैमिली की वजह से जो नहीं आ सकती, उनको ऑनलाइन वो एजुकेशन दे रही है। कोविड के टाइम पर भी इतनी पॉजिटिविटी फैला रही है। तो थैंक यू सो मच माधवी। बिल्कुल हम जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा। थैंक यू सो मच। और दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर की उस नेमत पे जरूर भरोसा रखना, क्योंकि उसने ये जिंदगी दी है तो इस चेहरे पर हंसी बनाकर वो ही रखेगा। सुषमा श्रेष्ठ, तेरी है जमीन तेरा आसमां। बिल्कुल वापस आती हूँ मैं आप सभी के साथ। माधवी भी रहेंगे हमारे साथ, एंजॉय कीजिए इसको। आकाशवाणी FM रेनबो परवाज़े काम तेरा FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। आरती मल्होत्रा आप सभी के साथ। दोस्तों बिल्कुल हम वापस हैं आप सभी के साथ, और जैसे कि हमने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले माधवी बोरसे के साथ, और एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका। हेलो। हाँ जी माधवी जी, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच जी। और अपने लिसनर्स को मैं बता दूं कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने माधवी जी से जब बात की तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, एडुटेनमेंट, स्पोकन इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस चलाती हैं, और साथ ही किस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने जब अपनी क्लासेस को स्टार्ट किया और उन बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई, और जिनको शायद जो निग्लेक्टेड माने जाते हैं या रोड साइड के बच्चे हैं, उनको जब इन्होंने पढ़ाया और उनके साथ उनके देखा देखी जब और इनके पास बच्चे आए, और फिर इनके साथ कितनी सारी फीमेल्स जुड़ी, तो कहा जाए तो एक बहुत ही शानदार और उम्दा काम इन्होंने किया है। और जैसा कि माधवी जी की जर्नी हमने सुनी थी कि बहुत सारी तकलीफों से निकलकर, परेशानियों से निकलकर उन्होंने अपने आप को एक खरे सोने की तरह वो अपने आप को उन्होंने साबित किया और बिल्कुल हमारे सामने आई है। तो इस पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आपको ये जीवन इसीलिए मिलता है दोस्त, क्योंकि भगवान भी ये जानते हैं कि इस जीवन को जीने के लिए काफी मजबूत है। और जैसे कि माधवी बोरसे ने कहा था कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं ईश्वर की बच्ची हूँ, तो ये जो सोच है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी से भरपूर है, जो ये अपने आप में कह रही है कि हाँ, मुझे इसलिए चुना गया है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, मैं ईश्वर की देन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, इसीलिए उसने मुझे चुना है इन कसौटियों से निकल कर आने के लिए। माधवी, थैंक यू। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं उनकी फेवरेट बेटी हूँ, और ऑल बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी हर बात को मान जाते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों कहते हैं कि औरतों को देने वाले उपहार में अगर आप सबसे बेहतरीन उपहार उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो उनका आदर और सम्मान करना सीखिए। अगर आप ये सीख गए तो आप समझिए कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। और माधवी, हम यहाँ पर अब बात करना चाहेंगे आपकी लिखने की। आप आर्टिकल्स लिखती हैं, आपके बहुत सारे आर्टिकल्स कई मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए जाते हैं।
तो जो कौन सा ऐसा टॉपिक रहता है जिस पर आप ज्यादा लिखना पसंद करती हैं माधवी? दो आई नो बट स्टिल आई वांट टू नो। बिल्कुल, देखिए जैसे तो मैं ज्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही हम लोग लिखते हैं, पर अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो ह्यूमैनिटी, विमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, मतलब इंसानियत, महिला सशक्तिकरण और डेवलपमेंट पर कि लाइक समाज में जागरूकता कैसे लाई जाए। बस कुछ इसी तरह से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और कुछ पोएम्स भी लिखती हूँ मैं, तो या इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़पेपर्स को कवर करते हैं जी। और साथ ही आपको बहुत सारे रिकॉग्निशंस मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो ये जो एक जर्नी है, ये आज आप इस मुकाम पर हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? व्हाट यू फील लाइक? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा लगता है कि जैसा मैंने आपको बताया भी था कि एक समय था जब मैं अपने आप को ये बात बोलकर चुप कराया करती थी कि इतना नहीं रोते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आज सच में वो समय है कि जब अवार्ड्स के बारे में या कुछ ना कुछ इस तरह से अच्छी न्यूज आती है तो खुशी होती है, पर उस खुशी को भी मेरा मानना है कि सब सेम चलना चाहिए, दुख खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नाउ आई ट्रीट माई सेल्फ, मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि बस इतना भी खुश नहीं होना है। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और आई वांट कि सभी फीमेल्स और सभी को, इवन नॉट अबाउट सिर्फ फीमेल्स नहीं, फीमेल्स के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको बहुत संघर्ष सहना पड़ता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं वो बाउंडेशन, वो रेस्ट्रिक्शन उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है। बट लड़ना पड़ता है दोस्तों, सभी से लड़ना होता है, खुद से भी लड़ना होता है। एक समय आता है बस सब ठीक हो जाता है और वो ऊपर वाला सब देख रहा है। बिल्कुल, वो सब देख रहा है। और ऐसे बहुत से हाथ, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते हैं आपकी जर्नी में, आपके जिनसे आपका कोई नाता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, फिर भी वो आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर उभरते हैं। क्यों? करेक्ट, बिल्कुल। जो आशीर्वाद हमें मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स मिलती है, बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी एक मतलब एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगी। शॉर्ट में ही बताइएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है माधवी। बिल्कुल। हाँ, तो बस वही एक मेरी स्टूडेंट थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से उसने सीखा। तो वो मतलब उसने ना उस हॉस्पिटल में भी बहुत सारे कस्टमर्स तैयार कर लिए। तो जो आशीर्वाद, ब्लेसिंग, विशेष जो मुझे मिलती है, बस उसी का कमाल है ये सब। जी बिल्कुल। माधवी, आप कवियत्री भी हैं, आप कविताएं लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं, तो क्यों ना एक कविता आपके मुंह से सुन ली जाए? बिल्कुल। अभी ही थोड़ी सी देर पहले मैंने कविता लिखी और आई बिलीव कि ये हम सबसे रिलेटेड है, तो इट गोज इन दिस वे। वक्त तो सबका आता है, बहुत सारी मुश्किलों को भी लाता है। वक्त तो सबका आता है, बहुत सारी मुश्किलों को भी लाता है, पर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, कोई बिगड़ जाता है तो कोई सुधर जाता है, कोई दर्द में रोता है तो कोई हंसता और हंसाता है, कोई रुक जाता है तो कोई चलता चला जाता है, कोई भूत में उलझा रहता है तो कोई भविष्य बनाता है, कोई अंधेरे में खो जाता है, कोई सितारों की तरह जगमगाता है, कोई ना समझ बनता है तो कोई समझदार बन जाता है, कोई अपने बीते हुए वक्त को भूल नहीं पाता है, कोई आने वाले कल के लिए योजना बनाता है। वक्त तो सबका आता है, बहुत सारी मुश्किलों को लाता है, पर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्त की किस्मत मेहनत की तरह होती है, जो आती जाती रहती है। मेहनत घर के सदस्य की तरह होती है, जो एक बार साथ आ जाए फिर कभी साथ नहीं छोड़ती, और उसको छोड़ना भी नहीं है। और तभी तो दोस्त यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है और आपको संवरना है, माधवी बोरसे की तरह एक मिसाल बनकर निकलना है और ये साबित कर देना है कि मैं वो शक्ति हूँ, मैं नारी हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो सक्षम है कुछ भी करने के लिए। कितनी भी आप मुझे बंदिशें दीजिए, कितनी भी आप मुझे परेशानियां दीजिए, खुदा की बंदी हूँ मैं, खुद की बेटी हूँ मैं, ईश्वर की बेटी हूँ मैं, और मैं हर मुश्किल से निकल लूंगी। माधवी, आई स्वेयर अपॉन गॉड के बिल्कुल शत नमन करने को मन कर रहा है आपको, और बहुत बहुत सारी विशेष निकल रही हैं आपके लिए दिल से।
थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जिस खूबसूरती से आपका सफर चला है और जिस खूबसूरती के साथ आज आपने हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, थैंक यू सो मच। FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारे लाखों लिसनर्स आपको सुन रहे थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द पॉजिटिविटी एंड द वंडरफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी विद अस। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये तो थी माधवी बोरसे और जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर आप ठान लो, अगर आप ये सोच लो कि हाँ मुझे करना है और मैं ये करके रहूंगी। वाकई एक मिसाल की तरह है माधवी बोरसे की जिंदगी, और ऐसी ही मिसाल अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, हम सभी कर सकते हैं। हम सभी में वो जज्बा है, हम सभी में वो आग है, वो जुनून है, जिससे जगाकर हम मशाल की तरह हाथ में ले और आगे बढ़े। ये जिंदगी का एक तारा है ना दोस्तों, ये यूं ही बजता रहता है। कविता सेठ है, नमिता भट्टाचार्य आप सभी के लिए परवाज़ काम तेरा में फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट स्टार आपसे मिलूंगी सिटी लाइट्स में। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।